नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ में दामिनी वशिष्ठ। ये दिल्ली एनसीआर का पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट की खबरें, समस्या, सुझाव आपको एक साथ देता है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे ऐसी 3 स्कीम से जिसके मार्फत बिल्डर आपको अपने जंजाल में फंसाता है और बैंक अपनी जिम्मेदारी कैसे नहीं निभाता है। आज हम जानेंगे क्या है ये 3 स्कीम्स जिसके जंजाल में आप फंस जाते हैं और जिंदगी भर की गाड़ी जमा पूंजी गवा देते हैं। कैसे इस जंजाल से बाहर निकला जाए, कैसे अपनी गाड़ी जमा पूंजी को बचाया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है हरेरा एक्सपर्ट कुलदीप कोहली, जो साथ ही एक वकील भी है, और एडवोकेट शुभिका। सबसे पहले सर स्वागत है आपका स्टेट न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद दामिनी जी आपका। आपने हमें दूसरी बार मौका दिया है कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे बात करने के लिए जिससे कि एक अलॉटी जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता अबाउट द फाइनेंशियल स्कीम्स विच आर बीइंग फ्लोटेड बाय डिफरेंट बिल्डर्स एंड विच आर बीइंग एक्सेप्टेड बाय द बैंक्स, इस माध्यम से मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस माध्यम से कम लाखों लोगों का फायदा होने जा रहा है। सो हम आते हैं, ये कौन सी 3 स्कीम्स हैं जिसके जरिए बिल्डर जो हैं अलॉटीज को लुभाते ही नहीं हैं, ऐसा अपने जंजाल में फंसाते हैं जो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बेचारा इससे उभर के नहीं आ पाता। ये 3 स्कीम्स हैं। पहली स्कीम हम लेते हैं एश्योर्ड रिटर्न्स की। दूसरी स्कीम जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो सबवेंशन स्कीम है, और तीसरी स्कीम जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो बाईबैक स्कीम है। तो सबसे पहले हम शुरू होते हैं। कॉमन चीज क्या है इन तीनों स्कीमों में? इन तीनों चीजों में सबसे कॉमन स्कीम ये है कि इसमें फायदा किसका है? इसमें फायदा बिल्डर का है। इसमें फायदा किसका है? इसमें फायदा बैंक का है। इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ बायर का है, सिर्फ और सिर्फ अलॉटी का है। अब मैं आता हूं कि ये कैसे बैंक का फायदा है, बिल्डर का फायदा है और अलॉटी का नुकसान है। तो सबसे पहले हम आते हैं सबवेंशन स्कीम में। ये सबवेंशन स्कीम है क्या? ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें बिल्डर अलॉटी को लुभा के ये कहता है कि मैं जब तक पोजेशन नहीं मिलेगी या एक लिमिटेड पीरियड के लिए, लेटर से 3 साल में पोजेशन दे दूंगा, और तब तक के लिए मैं आपका जो भी ब्याज बनता है जिसको कि प्री ईएमआई कहा जाता है, वो सारा का सारा ब्याज आपकी जगह मैं दूंगा। तो अलॉटी पूछता है ठीक है आप देंगे मेरा ब्याज, लेकिन आप ये ब्याज क्यों देंगे और मुझे उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? तो अलॉटी को ये कहा जाता है कि देखिए आप बैंक से लोन लीजिए, ट्राइपार्टेड एग्रीमेंट होगा, उसमें एक पार्टी बैंक होगी, दूसरे आप होंगे, तीसरा मैं होऊंगा। ईएमआई मैं एश्योर करता हूं, आप एश्योर करेंगे बैंक को, लेकिन मैं आपको एक अलग एग्रीमेंट में एश्योर करता हूं कि ईएमआई आपकी जगह मैं दूंगा। अब देखिए अलॉटी कैसे फंसता है। अलॉटी ऐसे फंसता है कि बिल्डर अलॉटी को कहता है कि आपने लोन ले लिया, बहुत बढ़िया, अब आप 75% पेमेंट अभी कर दीजिए, बाकी पेमेंट आप आस्ते आस्ते आखिर में कर दीजिएगा। सो अलॉटी क्या करता है? बैंक के पास जाता है, बैंक से लोन लेता है, 75% पेमेंट बिल्डर को कर देता है। तो बिल्डर के पास क्या आ गया? 75% पेमेंट या 80% पेमेंट वो बिल्डर के पास आ गई। अब देखिए बिल्डर ने क्या फायदा उठाया? बिल्डर ने यह फायदा उठाया, ना बिल्डर को कोई बैंक गारंटी देनी पड़ी इस मनी के लिए। बिल्डर अगर खुद बैंक से पैसा लेने जाता तो उसको कम से कम नहीं तो 16 या 18% ब्याज देना पड़ता। अलॉटी को वो पैसा मिला 8 या 9% के ऊपर। वो पैसा अलॉटी ने बैंक के जरिए बिल्डर को दे दिया। एक्चुअली में तो क्या होता है कि अगर आप देखें कि बैंक्स अगर 5,000, 10,000, 50,000 या 1 लाख का भी लोन किसी को देते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ड्यू डिलिजेंस करते हैं, पूरा चेकअप करते हैं, ये पैसा वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या इसकी सैलरी है, इसकी पेमेंट रीपेमेंट की कैपेसिटी है कि नहीं है। लेकिन जहां पर सबवेंशन स्कीम आती है, बैंक अपनी जिम्मेदारी एकदम भूल जाता है और क्या करेगा? अलॉटी के नाम से लोन देके, अलॉटी का मकान अपने नाम एज अ बैंक गारंटी लेके वो क्या करेगा कि बिल्डर को 75%, 70%, 80% पैसा दे देगा, बिना ड्यू डिलिजेंस किए कि बिल्डर में क्षमता भी है कि नहीं है प्रोजेक्ट बनाने की, या बिल्डर उस फंड को कैसे यूज कर रहा है।
एक्चुअली में जितनी भी पेमेंट बिल्डर को बैंक को करनी चाहिए वो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट होती है, उसको कंस्ट्रक्शन के बेस पे करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि बैंक एक ड्यू डिलिजेंस करता ही नहीं है, देखता ही नहीं है कि बिल्डर ने क्या किया क्या नहीं किया, पैसे 75% पहले ही रिलीज कर देता है उसको, और उसके बाद बैंक के मजे ही मजे, क्योंकि उनका पैसा तो ब्याज पे चढ़ गया, बिल्डर के मजे ही मजे क्योंकि बिल्डर को पैसा मिल गया, काम उसने कॉरस्पॉन्डिंग काम साइट पे किया ही नहीं, और फंसा कौन? फंस गया गरीब अलॉटी। अब अलॉटी ने ले लिया और बिल्डर ने कुछ समय बाद सबवेंशन स्कीम में जो प्री EMI देनी होती है वो देनी बंद कर दी। अब जैसे ही बिल्डर प्री EMI देनी बंद करता है, अब मुसीबत आ जाती है अलॉटी के ऊपर, क्योंकि गारंटी या एग्रीमेंट तो अलॉटी ने साइन किया होता है बैंक से, तो अलॉटी को वो देना ही देना पड़ता है। अब बिल्डर उसको सपोर्ट नहीं करता बैकअप में, तो अलॉटी फंस जाता है। तो अब अलॉटी क्या करे? अलॉटी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती, वो रेरा में जा नहीं सकता, सबवेंशन स्कीम में, वो NCLT में NCDRC वगैरह में जा नहीं सकता सबवेंशन स्कीम में, तो वो कहाँ जाए? वो जब कोर्ट्स के पास जाता है तो कोर्ट्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो बिल्डर को तो पकड़ नहीं पाते, क्योंकि बिल्डर तो कहता है मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब पैसा रिलीज किसने किया? बैंक ने किया है। अब बैंक को पकड़े कि भाई आपने क्यों रिलीज कर दिया, आपको तो पैसा अलॉटी को देना चाहिए, अलॉटी आगे देता लेकिन आप डायरेक्टली दे गए। अब बैंक के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि बैंक के पास जो पैसा है वो पैसा है पब्लिक मनी, तो कोई भी एक्शन कोर्ट बैंक के खिलाफ लेगा तो उससे पब्लिक मनी इंपैक्ट होती है और पब्लिक का नुकसान हो जाता है फॉर नो फॉल्ट ऑफ द पब्लिक। देयरफॉर इस मामले में कोर्ट्स बैंक के खिलाफ एक्शन लेने में रिलक्टेंट रहते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि किसी भी बिल्डर की स्कीम जो कि सबवेंशन स्कीम है उसमें ना फंसे, इसमें बिल्डर के हाथ मौका ही मौका है और आपके साथ धोखा ही धोखा है। तो ये थे हमारे साथ में कुलदीप कोहली जिन्होंने बताया सबवेंशन स्कीम के बारे में कि सबवेंशन स्कीम क्या है। अब बात करेंगे एडवोकेट शुभिका से, जानेंगे अश्योर्ड रिटर्न्स क्या है। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका स्टेट न्यूज़ पर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हमें यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स तक पहुँच सकें। अश्योर्ड रिटर्न स्कीम का ये पूरा किस्सा है कि अश्योर्ड रिटर्न्स the builder says that we will provide you certain assured returns on your investment. So ये दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकता है कि आपने कुछ पेमेंट कर दी है एक डेट तक और उसके बाद जो पेमेंट बचती है उस पर बिल्डर बोलता है कि आपको इतने इतने अश्योर्ड रिटर्न्स मिलेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स जो कमर्शियल नेचर के होते हैं उसमें बिल्डर बोलता है कि आप इतनी पेमेंट इतनी अपफ्रंट पेमेंट करेंगे, उसके बाद पोजेशन तक या 3 साल तक कोई they have a specific time period which is of 3 years, or they will tell you till possession we will pay you assured returns. Now what happens, the builder stops paying assured returns. जब वो assured returns पेमेंट देना बंद कर जाता है और इसी वजह से बायर ने अपना पैसा उसमें डाला होता है, इन्वेस्ट करा होता है, ये सोच के कि उन्हें एक assured रिटर्न मिलता रहेगा, उनको एक इनकम आती रहेगी, और अगर बिल्डर बंद कर देता है तो उनके पास कोई चारा नहीं होता है कहीं जाने का। तो 2018 से पहले तक सेबी के एक MVL लिमिटेड के केस में एक डिसीजन आया था सेबी का, और सिक्योरिटीज़ अपेलेट ट्राइब्यूनल में भी केस चल रहा था 2019 तक कि ये अश्योर्ड रिटर्न स्कीम का क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे सुलझाया जाए और बायर्स को कैसे रिलीफ दिया जाए। तो सेबी ने 2014 में ही ये कह दिया था कि अश्योर्ड रिटर्न स्कीम जो है वो इलीगल है, और सेबी के गाइडलाइंस हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम गाइडलाइंस, जिसमें अश्योर्ड रिटर्न्स आर क्वालिफाइड एज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड दे आर कंसिडर्ड इलीगल अंडर सेक्शन 11AA ऑल्सो। अश्योर्ड रिटर्न स्कीम वहाँ क्वालिफाई करते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड इलीगल। अश्योर्ड रिटर्न स्कीम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि इट इज नथिंग बट अ पूल ऑफ फंड्स which is collected by the builder and that is then used for a certain arrangement or scheme. Now with respect to SEBI said it is illegal. However, even till date, a lot of builders are continuing to say that आप assured returns के basis पे आप invest करिए इस project में और हम आपको आपका investment verify करेंगे। Yes. So इसके बारे में आगे जो रेरा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सर बताएंगे हमको। तो सर इन्होंने जो बताया उसके अलावा क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? मैं ये आपसे बताना चाहूँगा कि एश्योर्ड रिटर्न्स के ऊपर रेरा ने एक बड़ा डेफिनेट डिसीजन लिया है
कि आने वाले समय में किसी भी बिल्डर को एश्योर्ड रिटर्न के बेसिस के ऊपर प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इलीगल है। लेकिन रेरा ने ये भी कह दिया है कि पुराने जितने केसेस हैं जिनमें एश्योर्ड रिटर्न्स प्रॉमिस की गई थी और नहीं दी गई हैं, रेरा उन केसेस को टेकअप करेगा और उनके ऊपर डेफिनेट डिसीजन लेगा। इस मामले में मैं एक छोटा सा नोटिफिकेशन के बारे में जिक्र करूंगा जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर 3, 2013 को लिखा था। और सितंबर 3, 2013 को सारे बैंक्स को, जितने भी बैंक्स थे, आरबीआई ने बड़ा क्लियरली कह दिया था 2013 में कि कुछ बिल्डर्स स्कीम्स लेके आ रहे हैं जो कि एश्योर्ड रिटर्न की स्कीम्स हैं या प्री ईएमआई वाली स्कीम्स हैं। ये स्कीम्स हमेशा वुड बी नॉट एट ऑल ऑफ एनी बेनिफिट टू द अलॉटीज। इसलिए बैंक्स को इस स्कीम्स को लेके बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए और बैंक्स को ड्यू डिलीजेंस बहुत अच्छी तरह करनी चाहिए बिफोर आइदर गेटिंग एन अलॉटी सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन फॉर द प्रोजेक्ट, and they should also do a good due diligence against the builder who would be finally getting this money from the allotee through these schemes. So I just thought I'll throw this slide that the RBI had cautioned all the nationalized builders, but in spite of that, the banks gave the loan, did not do the due diligence properly, and therefore lakhs and lakhs of allottees are suffering today. And Honorable RERA has been very kind in assuring, the Honorable Chairman of RERA has been very kind in assuring that he is going to take up all the cases related to assured return and he is going to help the allottees who have suffered because of this. सर किस तरह से हरेरा मतलब आगे अपना जजमेंट देने वाला है? क्या ऐसी स्कीम्स और भी अप्रूव्ड होंगी? क्या मतलब उनके साथ में न्याय होगा जो लोग अभी फंस चुके हैं ऐसे जाल में? 200% न्याय होगा। अभी 14 फरवरी को ही एक मैटर में ऑनरेबल चेयरमैन हरेरा ने अथॉरिटी ने जजमेंट दी है जिसमें बड़ा क्लियरली कहा है कि एश्योर्ड रिटर्न जो प्रॉमिस किए गए थे वो बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट में निभाने पड़ेंगे। और देयरफॉर आई मस्ट टेल यू दैट ऑल दोज पीपल who have picked up properties from the builders based on an assured return, if they have not been paid the assured return, Honorable RERA authority is there for you and you must approach Honorable RERA authority under the RERA Act and ask for the relief as on yesterday basis. Kindly do not delay that. अभी हमने जाना दो स्कीम्स के बारे में, एक स्कीम बायबैक स्कीम जो थर्ड स्कीम है उसके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या है ये स्कीम। सर बायबैक स्कीम क्या है? ये बायबैक स्कीम भी एक नया इनोवेटिव आइडिया था, इसको कहेंगे इनोवेटिव हाउसिंग लोन का एक आइडिया था कुछ बिल्डर्स का। उसमें ये क्या एश्योर करते थे कि ओके आप लोन ले लो, आप मुझे 70-80% पेमेंट दे दो, पेमेंट देने के बाद आप 1.5 साल तक उसमें रहो, अगर आपको पसंद नहीं आता तो आपसे मैं उसी रेट पे बाई बैक कर लूंगा। इसमें भी आपने देखा कि क्या बेनिफिट हुआ। बेनिफिट ये वही हुआ कि अलॉटी ने लोन लिया, लोन लेके बिल्डर को पैसा दे दिया, बाद में बिल्डर की प्रॉपर्टी में रहे और नहीं पसंद आया तो बोला जी अब मैं इसे बाई बैक कर लेता हूं और अलॉटी वापस अपनी जगह आ गया। तो इस स्कीम का पर्पस भी यही था कि पहले पैसा ले लो, उसके बाद अलॉटी अपने आप आस्ते आस्ते देता रहेगा, अगर उसको पोजीशन दे दी तो बहुत बढ़िया और नहीं दी तो अलॉटी बेचारा फिर सफर करता रहेगा। तो ये भी एक ऐसी स्कीम थी जिसमें अलॉटी ट्रैप होता था और इसलिए ट्रैप हो जाता कि उसको लगता था कि भाई चलो अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको बाई बैक में वापस कर दूंगा, लेकिन बाई बैक तो दूर रहा, उसको पोजीशन ही नहीं मिल पाता था एज इश्यूड बाय द बिल्डर और अलॉटी वहां भी सफर करता। सर ऐसा कोई रीसेंट केस आपके सामने आया हो जिसमें बिल्डर ने ऐसे ही जाल में बनाकर लोगों को पागल बनाया हो? कोई बिल्डर का आप नाम लेना चाहेंगे? आप अगर देखेंगे तो जितने भी बाईबैक के अभी भी रिसेंटली 10 बिल्डर ऐसे हैं जो अभी भी एश्योर्ड रिटर्न्स के ऊपर अलॉटीज को प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई हम आपको ये रिटर्न देंगे और आप पैसा दे दो। एक नहीं है, 10 हैं। सो मेरा निवेदन यह है कि मैं आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनीबडी राइट नाउ, बट द फैक्ट इज देयर आर बिल्डर्स हु आर kind of extracting the allottees under the assured returns. So my request to all the allottees is that kindly do not get trapped under the assured return scheme because RERA is not approving any project based on the assured return scheme.
चलिए, कुलदीप कोहली साहब ने बताया कि ऐसे स्ट्रिक्टली अवेयर लोगों को होना चाहिए इन स्कीम से बचने के लिए। अभी जान ये लेते हैं कि कैसे बिल्डर्स लोगों को फंसाते हैं। देखिए, फंसाने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपको कोई बोले, ये सारी स्कीम जो हमने नेम करी हैं, डिस्कस करी हैं, इसमें ये गारंटी दी जाती है कि आपको या तो कोई अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा, कोई आपको हर मंथली या हर एक सर्टेन टाइम पीरियड में आपको कुछ पेमेंट आती रहेगी। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो स्टैग्नेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट वापस आ रहा है। ये तो अश्योर्ड रिटर्न भी हो गया। बाय बैक पे ये हो गया कि अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट लगता है कि वो खाली जा रही है या ज़ाया जा रही है, तो बिल्डर ने खुद ही बोला कि इतने टाइम पीरियड के बाद वो वापस ले लेंगे। तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम, इसमें भी आपका एक सॉर्ट ऑफ देयर इज सॉर्ट ऑफ अ गारंटी जो कि एक टाइम पीरियड के बाद आपको वापस मिल जाएगी। और फिर तीसरा ये है, सबवेंशन में क्या है कि वो बोल रहे हैं कि आपको ईएमआई नहीं पे करनी पड़ेगी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, और वो आप बिल्डर पे करेगा, और ये ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट है। तो फिर ये भी एक बायर को भी रिलीफ हो जाता है कि एटलीस्ट जहाँ पे वो रेंट और ये सब अपनी दूसरी प्रॉपर्टी के लिए पे कर रहा है, वो एटलीस्ट उसको ईएमआई नहीं पे करनी पड़ेगी। सो ये जो एक दिस इज अ वे ऑफ ल्योरिंग द बायर और अलॉटी, सेइंग कि आपके लिए गारंटी है, एक अश्योरेंस है, तो आपको इसीलिए आपको उन पे भरोसा करके इतना पैसा, आपका ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा या फिर आपको वापस मिल जाएगा। तो इसीलिए लोग अपने राइट्स को ना जानते हुए इन सब स्कीम्स में ल्योर हो जाते हैं। बट उनको ये चौकन्ना रहना चाहिए कि जितने भी बिल्डर्स हैं, ऐसे बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं जो ऐसी स्कीम्स में अपना पैसा लगा देते हैं और फिर केसेस पे केसेस चलते रहते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट का कोई उन्हें रिटर्न कुछ नहीं मिल पाता है। सो दे मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो जहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट करें, दे मस्ट first advise and consult advocates or otherwise just read about their own rights and be aware, more aware। so इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने राइट्स और अपने जो भी प्रॉपर्टी आप जहाँ पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में आप बिल्कुल हर तरीके से अवेयर रहें। ये तो बात हो गई बिल्डर्स की। अब बात करेंगे बैंक की कि बैंक किस तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है। आप बताएंगे क्या कारण है? सी व्हाट हैपन्स कि अगर आप एक छोटे से छोटा लोन भी लेने जाएंगे 10,000 का, क्योंकि आपके पास कोई पीछे बैकअप, स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं है, बैंक अच्छे से ड्यू डिलिजेंस करेगा, बैंक अच्छे से देखेगा कि वो इतना लोन आपको देना चाहिए, नहीं देखेगा, आपका सिबिल स्कोर देखेगा। ये इंडिविजुअल लोन्स की हालत है। जनरली ऑल्सो जो बैंक सिस्टम का, जो फाइनेंशियल सिस्टम का जो स्टेटस है आज की डेट में, अगर कोई बहुत बड़ा बिल्डर या कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री इंडिविजुअल आता है लोन लेने, तो बैंक्स, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा बैकअप और उन्हें दिख रहा होता है, बैंक्स विदाउट डूइंग प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस लोन दे देते हैं। सो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि द होल फाइनेंशियल सिस्टम वर्क्स ऑन पिनिंग एंड पॉइंटिंग आउट एंड सप्रेसिंग इंडिविजुअल्स, और जो जिनके पास बैकअप है और जो दिखते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा होगा, तो बैंक्स अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि जो भी बिल्डर आया है वो तो उसके पास बहुत पैसा है या उनके पास ऑलरेडी बहुत फंड्स है, तो हमारा एटलीस्ट पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होगा, जो कि इंडिविजुअल बायर्स में होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसीलिए वो अपनी चेकिंग प्रॉपर्ली नहीं करते हैं। तो ये तो पूरा एक सिस्टम का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इसीलिए आप देख रहे हैं कि कितने NPAs बढ़े जा रहे हैं और पूरे लोन्स में इतने डिफॉल्ट्स हो रहे हैं। सो that is a general problem with the banks which they must rectify, and they must be more careful while giving out such loans। अभी तक कितने केसेस आपके सामने आ गए हैं लोगों के जो ऐसे जाल में फंसकर अपनी जमा पूंजी गंवा चुके हैं? देखिए मैडम, जैसे सर ने कहा, ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। जस्ट टू नेम वन केस विच इज़ ऑलरेडी इन द लाइमलाइट करंटली, विच इज़ द सुपरटेक का केस। एक बायर्स एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट फाइल करी है रिगार्डिंग सबवेंशन स्कीम्स, जिनके उनके प्री EMIs पे करने थे बिल्डर ने, जो उन्होंने नहीं पे करे, और इसीलिए उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ, मतलब इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के लिए उन्हें कोई और रेमेडी जो नहीं मिली, तो फिर उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट के पास जाना पड़ा, क्योंकि ना रेरा के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो बैंक्स को अप्रोच करें, ना NCDRC के पास है कि वो बैंक्स को डायरेक्शंस दें। सो इसलिए दे हैड टू गो टू द दिल्ली हाई कोर्ट। सो दिस केस इज करंटली गोइंग ऑन। सो सुपरटेक का केस है जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में ऑलरेडी है, तो उसमें भी आप देखिए, अगर बायर्स एसोसिएशन है तो एटलीस्ट करीबन 1000, मोर देन अराउंड 1 लाख पीपल हैव इन्वेस्टेड इन दीज केसेस। सो ये तो सिर्फ एक केस है जो चल रहा है, अदरवाइज ऑल्सो देयर आर मल्टीपल ऑफ अलॉटीज हु आर सफरिंग। तो सर, ऐसे लोग जो अभी फंस चुके हैं वो किस अथॉरिटी के पास जाएं अपने आप को बचाने के लिए? जैसा मैंने कहा दामिनी जी, the only authority right now for them is to approach Honorable Herrera as soon as they can, as on yesterday basis, because the Honorable Herrera is going to give judgments and relief to lot of allottees.
अभी रिसेंटली कुछ केसेस आए हैं जिसमें पीपल हैव गॉन अगेंस्ट वाटिका के एश्योर्ड रिटर्न्स प्रॉमिस किए थे। इनफैक्ट एज आई अंडरस्टैंड कि वाटिका के पास बहुत लोगों ने अप्रोच किया है एश्योर्ड रिटर्न्स के लिए और उनको एश्योर्ड रिटर्न जब नहीं मिल रहा है तो आई थिंक नाउ बिकॉज देयर इज अ ग्रेटर क्लैरिटी दैट हरेरा इज गोइंग टू टेक अप केसेस एज अनाउंस्ड बाय ऑनरेबल चेयरमैन Shri Khandelwal ji, and as I read from the press also, therefore people should approach HERERA as soon as they can on the assured returns if they are not getting their assured returns. People should not fall in trap of any other project which is based on subvention scheme or which is based on assured returns, because these are very, very dangerous schemes. And as I said, in 2013 RBI had warned all the nationalized banks. Well, I would not hesitate from saying this bank did not do their duties well in terms of either subvention or in terms of other matters. Banks was warned well in time by RBI and they should have looked after the interest of the allottees, but they did not, because they were safe as the agreement was with the allottee and the money was going to the builder and he was enjoying the money without getting involved in any kind of risk. And therefore he could run away from the subvention any time. And as I said, now because of the special powers available under the rate petition to be filed before the Honorable High Court, there is a possibility that for subvention also people are going to approach High Court, as it has happened in the case of Supertech. Thank you. तो ये थे हमारे साथ में कोहली साहब, जिन्होंने बताया अश्योर्ड रिटर्न, बायबैक और सबवेंशन स्कीम के बारे में, जिसके मार्फत बिल्डर्स कैसे भोले भाले बायर्स को अपने जाल में फंसाते हैं और बायर्स अपने जिंदगी भर की जमा पूंजी गवा देते हैं। इन्हीं चीजों से आपको आगे सचेत रहना होगा। रियल एस्टेट की सभी खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ में स्टेट न्यूज। मैं हूं आपके साथ में दामिनी वशिष्ठ, कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ।